सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। मैं धीरज सिंह आप लोगों का आस्था एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। फिर से मैं वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ें फिर से बताता हूं। 15 अक्टूबर से एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। तो जिन बच्चों को डिफेंस में अपना भविष्य बनाना है वो 15 अक्टूबर को आके आस्था में इनरोल करा सकते हैं। और हम लोग का सीरीज कौन सा चल रहा है? 2 वीडियो यूपीएससी सीसेट जो अभी 4 अक्टूबर को हुआ था, 2 वीडियो उस पर आ चुके हैं। आज ये इसका तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, प्रतिशत का है भाई। एक शहर की वयस्क समिष्ट में 40% पुरुष और 30% महिलाएं विवाहित हैं। विवाहित वयस्क समिष्ट का प्रतिशत क्या है यदि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिला से विवाह नहीं करता है और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से विवाह नहीं करती है और इनमें कोई विधवा और विधुर नहीं है। भाई इतना हिंदी दिया हुआ है। ऑप्शन तुम्हें क्या दे रखा है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि इसका भाई ऑप्शन तुम्हें क्या दिया। इस क्वेश्चन का तुम्हें ऑप्शन क्या दे रखा है, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तुम्हें दिया 33 सहित 1/7%। दूसरा ऑप्शन तुम्हें दिया 34% एंड थर्ड ऑप्शन है 34 सहित 2/7% एंड लास्ट ऑप्शन है भाई 35%। तो ऐसे क्वेश्चन को करना क्या चाहिए? पहले तो इस लैंग्वेज से तुम्हें एक लॉजिक निकालना था कि इसमें लॉजिक क्या निकालना है। एक पुरुष एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता है और कोई भी महिला एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकती है। लॉजिक समझना भाई। तो जिस गांव में जितने आदमी का शादी होगा उतने ही महिलाओं का शादी होगा। इस कहानी से ये सारांश निकला कि जितने आदमी का शादी होगा उतने ही महिलाओं का भी शादी होगा। तो विवाहित महिलाओं की संख्या और विवाहित पुरुषों की संख्या दोनों आपस में बराबर है। परसेंटेज भले अलग अलग है लेकिन दोनों की संख्या बराबर है। क्वेश्चन खत्म। बस ये लॉजिक यहां से निकालना था। देखियो भाई, आदमी कितने परसेंट विवाहित है? 40%। और महिलाएं कितनी परसेंट विवाहित हैं? 30%। तो इन दोनों का जो नंबर होगा ना वो आपस में क्या होगा? सेम होगा। इन दोनों का नंबर आपस में सेम, क्योंकि जो संख्या यहां पर होगी वही संख्या यहां पर। क्वेश्चन खत्म। 10 से 4 बार, 10 से 3 बार। तो महिलाओं और आदमी का जो भाई रेशियो बनाना वो 3 अनुपात कितना बना? 4। अब इसका मतलब ये है कि अगर उस गांव में आदमी की संख्या 3 होगी तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 4। आगे क्वेश्चन पढ़ते रहना भाई। मैंने प्रतिशत की वजह से अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आदमी की संख्या 300 मैंने बना लिया और महिलाओं की संख्या 400। फिर से आओ क्वेश्चन पर। 300 के कितने परसेंट? 40% पुरुष विवाहित हैं। परसेंट से 2 0 कैंसिल, तो 30 गुने 4 बराबर कितना बना? 120। कितना बना? 120। आगे महिलाओं का 30%, तो भाई 400 का 30% कितना बनेगा? 120। तो उस गांव में कुल आदमी और महिलाओं का जो शादी हुआ ना वो संख्या बना 240 और कितने में से बना? 700 में से। कितने में से बना? 700 में से। तो 240/700 और गुने में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 240/7%। भाई भाग दियो, देखो क्या बनता है? 7 त्रिक 21, 30 बना, 7 चौक 28, 2 बचा, तो 14 सहित 2/7%। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सी है।
घुमाने वाला क्वेश्चन था, इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें नंबर पता करना था कि उन दोनों का ओरिजिनल नंबर क्या है। स्क्रीनशॉट ले लियो, कोई भी दिक्कत होगा मैंने पहले ही बता दिया, कमेंट में बता देना, दूसरे वीडियो में मैं क्वेश्चन को और डिस्कस करते रहूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 2500 रुपए की धनराशि, अच्छा रेशियो का है भाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड रेशियो का है। रेशियो का कैसे दिया? 2500 रुपए की राशि, 2500 रुपए की राशि एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई और जेड में 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरित किया जाता है मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट, वितरित किया जाता है, किया जाता है। तो अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश का अंतर क्या है? अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? अंश के बीच अंतर क्या है? अंश के बीच अंतर क्या है? ऑप्शन तुम्हें क्या दे रखा भाई? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 300, दूसरा ऑप्शन 350, बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था ये, 400 और चौथा ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है 450। क्या दिया भाई? 450। आगे देखना, बहुत आसान है। तुम्हें एक्स वाई और जेड का रेशियो क्या दे रखा है? 1/2, 3/4, 5/6। तो पहले मैं इन्हें सिंपल फॉर्म में बना लेता हूं। सिंपल फॉर्म बनाने के लिए इस डिनोमिनेटर को हटाना पड़ेगा। किसको हटाना पड़ेगा? डिनोमिनेटर को। और डिनोमिनेटर हटाने के लिए सभी रेशियो में एक ही कांस्टेंट से गुना करना है। रेशियो में हमेशा एक ही कांस्टेंट से गुना करना है। तो मैं हटाने के लिए क्या करूंगा भाई? ये जो 2, 4 और 6 है ना, इनका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना बनेगा? 12। 2, 4, 6 का एलसीएम कितना बनेगा? 12। तो मैंने सभी संख्या में 12 से गुना किया कि 1/2 गुने 12, 3/4 गुने 12 और 5/6 गुने 12। अगर तुम सिंपल फॉर्म में रेशियो देखोगे तो 2 से ये 6 बार भाई, ये 2 से 6 बार और ये 4 से 3 बार, तो 3 गुने 3 बराबर 9, 6 से 2 बार, तो 5 गुने 2 बराबर कितना बना? 10। अब मैं सिंपल फॉर्म में ये बोलूंगा कि भाई यदि x के पास 6 रुपए होगा तो y के पास 9 रुपए और z के पास कितने रुपए? 10 रुपए। तो रेशियो में इन तीनों का जो सम बना, वो 10, 9, 19 और 19 + 6 बराबर 25 पॉइंट के बराबर। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया? 2500 रुपए। तो इस 2500 पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 2500 रुपए। तो यहां से 1 पॉइंट बराबर कितना बनेगा? 100 रुपए। अब आ जाओ क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन पूछा क्या कि अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या है? तो z तो मैक्सिमम है और x तुम्हारा क्या है? मिनिमम। तो इन दोनों के बीच का अंतर पूछा भाई। इन दोनों के बीच का अंतर मतलब कि 10 और 6 का अंतर, तो 10 और 6 का अंतर 4 पॉइंट, 1 पॉइंट बराबर 100 रुपए, तो 4 पॉइंट बराबर 400 रुपए। लेकिन एग्जाम में बैठो तो इसके बाद नहीं लिखना है, इसके बाद नहीं लिखना है। कैसे सोचना था कि 10, 9, 19
19 6 25, 25 का मान 2500, तो 1 पॉइंट का मान 100 रुपए। इन दोनों का अंतर बना 4 पॉइंट, तो 4 पॉइंट बराबर कितना बना 400 रुपए। एग्जाम में बस 10 सेकेंड समय देना था इस क्वेश्चन में। तो चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। देखना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, क्रमचय और संचय का, लेकिन डिफरेंट तरीके से पूछा कि कैसे वो पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 आज का, मूल्य वर्गों 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए। भाई ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और इसका कोई भी काम नहीं था। और 2000 रुपए के साथ, और 2000 रुपए के साथ एक समय में कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए, 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए, 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए, वर्गों को लेते हुए कितने विभिन्न धनराशियां बनाई जा सकती हैं? कितनी विभिन्न राशियां बनाई जा सकती हैं? विभिन्न राशियां बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन इसमें भाई जो वो ऊपर वाला लाइन दे रखा है ना, उसका कोई भी मतलब नहीं है। ऑप्शन तुम्हें दे रखा है 16 15, तीसरा ऑप्शन 14 और चौथा ऑप्शन तुम्हें क्या दिया 10। ये भाई तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन, इसके बारे में बताना था क्या। फिर से क्वेश्चन समझियो भाई, तुम्हें 5 टाइप के नोट दे रखे हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के। एक तो पहला टाइप है 50 100, तीसरा टाइप 200, चौथा टाइप 500 2000। अगर ये 2000 का नोट नहीं आया होता तो यहां पे देता 1000 रुपए, लेकिन जब से नोटबंदी हुआ है तो 2000 रुपए के नए नोट आए, इसीलिए यूपीएससी ने यहां पे अपडेट क्या किया 2000 रुपए। देखो आगे अब, तो 5 टाइप के नोट हैं भाई। कितने टाइप के नोट हैं? 5 टाइप के। बस यहां से ये मतलब निकालना था कि कितने टाइप के नोट है? 5 टाइप के। और कम से कम, ये मेन लैंग्वेज है ये वाला, कि कम से कम 3 मूल्य वर्गों को लेते हुए, मतलब कि कम से कम 3 नोट को लेते हुए, 3 नोट को लेते हुए कितनी विभिन्न राशियां बनाई जा सकती हैं। तो 5 नोट में से कम 3 नोट सेलेक्ट करना है। तो जहां पे सेलेक्ट करने की बात आएगी वहां पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? कॉम्बिनेशन। तो 3 नोट को सेलेक्ट करना है, लेकिन कम से कम है, कम से कम 3। तो 4 नोट सेलेक्ट करने पे कोई भी तकलीफ नहीं होगा, 5 नोट सेलेक्ट करने पे कोई भी तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट का कंडीशन है। कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा होंगे तो क्वेश्चन वाले को कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो ये तुम्हें ध्यान रखना था। तो देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, मैं 3 नोट भी सेलेक्ट कर सकता हूं, मैं 4 नोट भी सेलेक्ट कर सकता हूं, और मैं कितने नोट सेलेक्ट कर सकता हूं? 5। तो 5 नोट में से 3 नोट सेलेक्ट करेंगे तो 5C3, 5 नोट में से 4 नोट सेलेक्ट करेंगे 5C4, 5 नोट में से 5 के नोट सेलेक्ट करेंगे तो 5C5। अब तुम्हें पता होना चाहिए क्या भाई 5C3 क्या होता है? 5C3 5, देखो कैसे मैं करता हूं 5C3, 5 को 3 प्लेस तक ओपन करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 4 3, और नीचे 3 का फैक्टोरियल कितना बनेगा? 6।
नीचे 3 का फैक्टोरियल कितना बनेगा 6, 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, तो 5 गुने 2 बराबर 10। फॉर्मूला नहीं लगाना है। 5C4 NCR बराबर NCN-R, तो मैं 5C4 को 5C1 भी बोल सकता हूं। क्या बोलूंगा? 5C1। और 5C1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 5। 5C5 है NCN या फिर NC0, दोनों का मान कितना होगा? 1 होगा। तो इन तीनों को ऐड करने पर कितना आंसर बना? 16। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? 16। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई कि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो तुम्हारा यही अप्रोच होना चाहिए कि पहले क्वेश्चन को छोटा बना के ये सोचना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन को छोटा बना के तुम्हें ये सोचना है कि भाई क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, यार इतना आसान भी क्वेश्चन दे सकता है, इतनी तो उम्मीद नहीं थी। लाभ हानि का बहुत आसान था, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बहुत आसान। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में बस मतलब समझा दूंगा कि क्या दिया हुआ था। सुनियो, क्वेश्चन नंबर 4 में भाई लैंग्वेज का कोई भी मतलब नहीं है, इतनी बड़ी कहानी का कोई भी मतलब नहीं है। बस तुम्हें कहानी से यह समझना था। क्वेश्चन नंबर 4 मैं डिक्टेट कर देता हूं कि एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। कितने में बेची? 3 लाख। तो ये विक्रय मूल्य है। कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो क्रय मूल्य, कोई भी चीज बेचेंगे तो वो विक्रय मूल्य। तो 3 लाख में बेचा, इसका मतलब कि ये भाई जो 3 लाख रुपए दिया ना, ये विक्रय मूल्य दे रखा है कि विक्रय मूल्य तुम्हें दिया 3 लाख रुपए। कितना दिया भाई? 3 लाख रुपए। फिर इसके आगे लैंग्वेज क्या बोला? यदि उसे 20% की हानि उठानी पड़ी। कितने प्रतिशत की? 20% की। इसका मतलब कि लॉस परसेंट तुम्हें क्या दिया भाई? लॉस परसेंट तुम्हें क्या दिया? 20%। लॉस परसेंट तुम्हें क्या दिया? 20%। इसके आगे क्या बोला भाई? तो उसने कार खरीदने में, खरीदने की बात की है, तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। तो अगर खरीदने की बात हो, इसका मतलब कि वो किसके बारे में पूछा? क्रय मूल्य के बारे में। तो इस क्वेश्चन में बस यही मतलब था कि तुम्हें विक्रय मूल्य दे रखा है 3 लाख रुपए, लॉस परसेंट दे रखा है 20%। क्वेश्चन करने का अंदाज क्या होगा ये समझना। क्वेश्चन करने का अंदाज मैंने कई बार ये बताया, या कई टीचर भी बताते हैं कि अगर कोई भी ओरिजिनल चीज हो, कोई भी कंप्लीट चीज हो, वो अपने आप में कितना होता है? 100%। वो अपने आप में कितना होता है? 100%। इसका मतलब कि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100%। 100% में 20% का लॉस हुआ, इसका मतलब कि विक्रय मूल्य कितना बनेगा? 80%। कोई भी कंप्लीट चीज, कोई भी ओरिजिनल चीज अपने आप में 100%, तो क्रय मूल्य अपने आप में 100%। 20 के हानि पर बेचा तो बेचा होगा कितने में? 80 में। 80% की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। 80% की वैल्यू कितनी है? 3 लाख। तो तुमसे भाई 100% का मान पूछा। किसका मान पूछा? 100% का। बस ये क्वेश्चन था, लिखना भी नहीं था। 80% का मान 3 लाख रुपए, 100% का मान पूछा। मेरा कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या होता है? देखियो यहां पे कि अगर मैं यहां पे 4 से भाग दे दूं तो ये बन जाएगा 20%। कितना बन जाएगा? 20%। अगर मैं यहां पे 4 से भाग दूं तो ये बन जाएगा 75,000। 4 से भाग देने पर 75,000। अगर मुझे 20 को 100 बनाना है, क्या बनाना है? 100। 20 को 100 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से। 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। तो इस वाले वैल्यू में भी गुना किससे करना है? 5 से। 3 जीरो ऐसी चिपकाओ, 25। तो कितना फाइनल आंसर बना? 3,75,000। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कितना है? 3,75,000। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, ये सब प्रोसेस आना चाहिए, यही से तो दिमाग टेक्निकल बनता है। तुम लोग सिंपल तरीके से जाओगे कि 80 से भाग दोगे तो 1% का मान निकालोगे, फिर 1% का मान इसमें रखोगे तो तुम्हें मिलेगा 100% का मान। लेकिन मैंने कैसे सोचा कि 4 से भाग दिए तो 20, 75,000। 20 को 100 बनाना है तो 5 से गुना, तो 75,000 गुने 5, 3,75,000। काम खत्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई कि अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है?
देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हें दिया एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान था भाई, ये भी बहुत आसान था। एक शिक्षक को मैं टीचर लिख लेता हूं, लिखने में समय थोड़ा सा बचेगा, और 3 स्टूडेंट, एक टीचर और 3 स्टूडेंट की औसत आयु 20 ईयर है। औसत आयु 20 ईयर है। कितना है भाई? 20 ईयर। यदि तीनों स्टूडेंट के भाई, ये स्टूडेंट है, यदि तीनों स्टूडेंट के समान आयु मतलब कि बराबर, मैं मतलब भी समझाते हुए चल रहा हूं, समान आयु हो मतलब कि बराबर समान आयु हो, और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र के आयु का अंतर, प्रत्येक छात्र के आयु का अंतर 20 वर्ष हो। आयु का अंतर 20 वर्ष हो। तो भाई तुमसे ये पूछा कि टीचर की आयु क्या होगी, अध्यापक की आयु क्या होगी। भाई अध्यापक की आयु पूछ रखा है तो 25 ईयर, दूसरा ऑप्शन दिया 30 ईयर, थर्ड ऑप्शन दिया 35 ईयर, एंड लास्ट ऑप्शन तुम्हें दे रखा है 45 ईयर। ये क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ था। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है फिर से एक बार मैं समझाता हूं। किसी विद्यालय में 3 विद्यार्थी और 1 अध्यापक है। इन चारों का औसत आयु कितना दिया? 20 वर्ष। और जो तीनों विद्यार्थी हैं ना, उनका उम्र सेम है। अगर एक x वर्ष का होगा तो दूसरा भी x वर्ष का और तीसरा भी x वर्ष का। और टीचर की आयु और छात्रों के आयु का अंतर 20 वर्ष है। इसका मतलब कि टीचर की आयु कितनी होगी? x + 20। क्वेश्चन खत्म, एक लाइन में खत्म होगा, एक लाइन में। मैंने ये माना कि एक स्टूडेंट की आयु कितनी है? x है। तो 3 स्टूडेंट की आयु कितनी होगी? 3x। एक विद्यार्थी की आयु x है तो 3 विद्यार्थी का टोटल आयु कितना होगा? 3x। टीचर की आयु तब कितनी बन जाएगी? x + 20। तो मैंने चारों का टोटल आयु लिया, औसत नहीं लिया। चारों का मैंने क्या लिया? टोटल आयु। अगर औसत 20 वर्ष तो 20 × 4 बराबर कितना बना? 80। तो इन चारों के आयु का जो सम होगा ना, वो कितना बनेगा? 80। इन चारों के आयु का सम 80। भाई देखो क्वेश्चन खत्म, एक लाइन का था यार। 4x + 20 बराबर 80, 4x + 20 बराबर 80, तो 4x बराबर 60। तो भाई x बराबर कितना बना? 15। लेकिन उसने टीचर की आयु पूछा। किसका आयु पूछा? टीचर की। तो टीचर की आयु तो x + 20 था। तो अगर x बराबर 15 बना तो भाई x + 20 बराबर कितना बनेगा? 15 + 20 बराबर कितना? 35। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? सी ऑप्शन। कि मैंने यहाँ पे टोटल आयु निकाला, और अगर औसत आयु 20 है तो 20 × 4, क्योंकि 4 लोगों की बात हुई है, टीचर और 3 स्टूडेंट, 4 लोगों की बात हुई है, तो 20 × 4 बराबर 80। तो टोटल आयु कितना होगा? 80। तो मैंने x का मान निकाला 15। तुमसे यहाँ पे टीचर की आयु पूछा तो 15 + 20 बराबर कितना बना? 35। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, ये सभी लोगों को ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।